आमद है कि रण कांप रहा है। रण चीज क्या है, चरखे कोहन कांप रहा है। चरखे कोहन यानी आसमां। जी हाँ, पहाड़ों के, आसमां के, फ्रंटियर के शेर सीमांत गांधी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक अलग लकीर खींची, उतनी ही लंबी लकीर जितनी शायद महात्मा गांधी ने खींची थी। तभी तो उनका नाम पड़ा सीमांत गांधी। आदमी वो है जो रहम दिल भी बहादुर भी हो, उसके किरदार में, उसकी गुफ्तार में शमा अखलाक की झिलमिलाए। बात कम और अमल वो ज्यादा करे, हो अटल दिल में जो भी इरादा करे। खामोशी उसकी ऐसे लगे, फूल जैसे कोई मुस्कुराए। बादशाह खां हमारी आजादी की लड़ाई के एक अग्रगण्य सेनानी रहे। इनकी ज्वलंत देशभक्ति और सौजन्यपूर्ण व्यवहार ने अंग्रेजी हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए थे। गांधी जी के ये निष्ठावान अनुयायी सत्य अहिंसा के आदर्श उपासक रहे। गांधी जी उन्हें देवता पुरुष कहते। कुछ लोग उन्हें पाचा खान कहते थे या फिर बाचा खान, जिसका तर्जुमा अगर हम करें अंग्रेजी में तो होगा किंग ऑफ चीफ्स, सरदारों के सरदार, और अगर आसान भाषा में कहें तो बादशाहों के बादशाह। खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म 6 फरवरी 1890 को एक जमींदार परिवार में हुआ, पेशावर के पास उत्मनजाई में। अब्दुल गफ्फार खान का एडमिशन एक मिशनरी स्कूल में हुआ और शुरुआती पढ़ाई उन्होंने यहीं से करी। बचपन में गफ्फार खान साहब पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उनकी काबिलियत को देखते हुए 10वीं कक्षा के बाद ही उनको एक हाईली प्रेस्टिजियस कमीशन यानी कि अधिकारी अफसर की नौकरी दी गाइड्स में मिली। अब ये गाइड्स होती थी एक बहुत ही एलीट कोर पश्तून सोल्जर्स की, यानी कि एक बहुत ही विशिष्ट सैन्य टुकड़ी पश्तून सैनिकों की। आर्यों का खून जिनकी रगों में प्रवाहित है, ऐसी ये पठान या पख्तून जमात बड़ी बहादुर और लड़ाकू कौम है। इन लोगों को फौज का बड़ा आकर्षण रहता है। बादशाह खान ने भी बर्मी काका के कहने में आकर बगैर घर वालों को बताए हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ के नाम डायरेक्ट कमीशन प्राप्त करने के लिए दरख्वास्त कर दी। कमीशन मंजूर हुआ। गफ्फार खान साहब ने लेकिन ये नौकरी ठुकरा दी। जैसे ही उन्हें मालूम पड़ा कि वो अफसर तो बन जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों के मुकाबले चूंकि वो भारतीय हैं, इसलिए उनको सेकंड क्लास ट्रीटमेंट मिलेगा। अब उन्होंने दोबारा पढ़ने की इच्छा जाहिर की। पिताजी ने कहा कि लंदन चले जाइए, जैसे बड़े भाई गए थे। लेकिन गफ्फार खान की माँ का मन नहीं था कि उनका दूसरा बेटा भी लंदन चला जाए। लिहाजा गफ्फार खान साहब ने अपने पिता के खेतों में काम करना शुरू किया और साथ ही साथ उस वक्त उस इलाके का पहला मदरसा खोला जिसमें वो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी आधुनिक एजुकेशन के पक्षधर थे। 500 गांव की आसपास के इलाकों में उन्होंने पदयात्रा करी और आह्वान किया स्थानीय लोगों से कि अपने बेटे बेटियों को इस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। तो देखिए साहब, उस जमाने में भी किस तरह मॉडर्न एजुकेशन के पक्षधर थे हमारे फ्रंटियर गांधी। उन्होंने नौकरी का ख्याल छोड़ दिया और वे देश और देशवासियों की सेवा में जुट गए। मगर मुठभेड़ शक्तिशाली साम्राज्यवादी अंग्रेजी हुकूमत से थी। बादशाह खान ने उससे लोहा लेने का निश्चय किया। 1910 में महज 20 साल की उम्र में बादशाह खान ने अपना मदरसा स्थापित किया था, लेकिन 1911 से ही वो पख्तून आजादी की बात भी करने लगे। अंग्रेजों को ये बात नागवार गुजरी और 1915 में उनके मदरसे को बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया। लेकिन बादशाह खान हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने एक यूथ मूवमेंट, युवाओं की टोली बनाई जिसका नाम था पख्तून जिरगा यानी कि पश्तून असेंबली। ये बात थी 1927 की। उसके बाद वो हज पे गए और 1928 में वहां से लौटने के बाद उन्होंने पश्तो लैंग्वेज में एक मासिक राजनीतिक पत्रिका का भी प्रकाशन आरंभ किया। इसके लिए उन्होंने सन 1929 में अपने बहादुर लोगों का एक संगठन स्थापित किया, खुदाई खिदमतगार। स्वयं सेवकों का ये दल सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करता और आजादी की लड़ाई में अग्रसर रहता। उनके हथियार थे असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन।
इससे अंग्रेजी हुकूमत बौखला उठी और इन खुदाई खिदमतगारों को कुचल डालने पर कटिबद्ध हो गई। खुदाई खिदमतगार के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि आई एम गोइंग टू गिव यू सच अ वेपन दैट द पुलिस एंड द आर्मी विल नॉट बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट इट। तो जनाब, फ्रंटियर गांधी जिस जिहाद की बात करते थे अंग्रेजों के खिलाफ, उसकी नींव टिकी थी धैर्य, अहिंसा और सत्य पर। तब बादशाह खान ने मदद के लिए कांग्रेस की ओर हाथ बढ़ाया, क्योंकि कांग्रेस भी आजादी के लिए ही अंग्रेजों से लोहा ले रही थी। उनके पास गए, उन्होंने कहा अगर तुम्हारा मकसद भी मुल्क को आजाद करना है, हमारा मकसद भी है, और दुश्मन तुम्हारा भी अंग्रेज है, हमारा भी है, तुम भी गुलाम, हम भी गुलाम। इस प्रकार बादशाह खान अपने अनुयायियों के साथ आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा लगाकर कूद पड़े। क्रांतिकारी और आजादी के मतवाले होने के साथ साथ गफ्फार खान साहब अहिंसा और महिला अधिकारों के मुद्दों के भी जबरदस्त चैंपियन थे, पक्षधर थे। सन 1928 में हुई कलकत्ता कांग्रेस में जब गांधी जी तकरीर कर रहे थे, तब स्वयं को क्रांतिकारी कहलाने वाले एक नौजवान ने खड़े होकर गांधी जी से कहा, गांधी जी, यू आर कावर्ड, आप कायर हैं। ये सुनते ही बादशाह खान सत्ते में आ गए, मगर गांधी जी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, वे केवल हंसते रहे। अपने विरोधी के साथ गांधी जी का ऐसा सौजन्यपूर्ण व्यवहार देखकर बादशाह खान बड़े प्रभावित हुए और वे गांधी जी के अधिक निकट आ गए। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो संस्था बनाई थी, खुदाई खिदमतगार, जिसे सुर्ख पोश आर्मी भी कहा जाता था क्योंकि वो रेड शर्ट्स पहनते थे, उसका भी मोटो नॉन वायलेंस था। 1 लाख उसके मेंबर्स थे और ब्रितानी हुकूमत के उन्होंने नाको चने चबवा रखे थे। इधर महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह चल रहा था, तो उसके समानांतर ही अप्रैल 1930 में गफ्फार खान साहब की भी गिरफ्तारी हुई। उनकी गिरफ्तारी की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। उनके समर्थकों की एक बड़ी टोली खुदाई खिदमतगार पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में इकट्ठे होने लग गए। इलाके में तनाव बढ़ने लगा। लोग मांग कर रहे थे कि खान अब्दुल गफ्फार खान को रिहा किया जाए। महात्मा गांधी जिंदाबाद, फ्रंटियर गांधी जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे बुलंद हो रहे थे। उन्मादी भीड़ की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिससे कुछ नर्वस हो ब्रितानी हुकूमत ने वहां पे सेना का डिप्लॉयमेंट करना शुरू कर दिया। एक वार्निंग दी गई कि एक क्राउड डिस्पर्स हो जाए, लोग अपने अपने घर लौट जाएं, लेकिन एक खुदाई खिदमतगार भी उस इलाके से हिला नहीं। फिर आदेश हुआ कि फायरिंग शुरू करी जाए, फिर भी कोई टस से मस नहीं हुआ। मशीन गन से गोलियां बरसनी शुरू हुई और देखते ही देखते 250 से 300 लोगों की लाशें वहां बिछ गई थी। लेकिन मजाल थी कि किसी खुदाई खिदमतगार ने हिंसा का सहारा लिया हो या हाथ तक उठाया हो। गोलियां चलती रहीं और खुदाई खिदमतगार मौत के मुंह में जाते रहे। जी हाँ, ये था पेशावर का जलियांवाला बाग। लेकिन इस घटना का एक और बहुत रोमांचक और प्रेरित कर देने वाला पहलू भी है। जब अंग्रेज अधिकारियों ने हुक्म दिया गोली चलाने का, तो वहां एकत्रित गढ़वाल राइफल्स की 2 प्लाटून्स ने साफ इंकार कर दिया कि वो इस अहिंसक भीड़ पर गोली नहीं चलाएंगे। इन सैनिकों को भी बाद में सख्त सजा दी गई, कोर्ट मार्शल हुआ और कईयों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। किससे कहें कि हम पे जो सदमा गुजर गया, खाली हुआ शहर की दश्त भर गया। दुनिया से 2 पहर में मेरे घर का घर गया, बेटा जवान कत्ल हुआ, भाई मर गया। बनती नहीं जब आती है किस्मत बिगाड़ पर, टुकड़े होकर पड़े ये मुसीबत पहाड़ पर। मीर अनीस साहब की ये अमर पंक्तियां ही इनकी शहादत को शायद सही श्रद्धांजलि है। अपनी भारत यात्रा के दौरान वे पवनार गए और आचार्य विनोबा भावे से भेंट की। तो मैं आपको कहता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं, गरीब लोग खुसूसन जो हैं, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं,
लेकिन उनको समझाने वाला कोई नहीं। उन्हीं दिनों अहमदाबाद में हुए सांप्रदायिक दंगे की खबर सुनकर वे अस्वस्थ हो उठे। पीड़ित अंतःकरण से उन्होंने कहा, मजहब के नाम पर आप देखें लोगों को मारते हैं, उनके घरों को लूटते हैं और उनके घरों को जलाते हैं। ये खुदा का मजहब नहीं। खुदा का मजहब जो है वो मोहब्बत है और मोहब्बत हमेशा दुनिया में इंसानियत के लिए आता है। महात्मा गांधी के सिद्धांतों में उनका अटूट विश्वास था। कई लोग तो उन्हें महात्मा गांधी के राइट हैंड मैन की तरह से देखते थे। चाहे वो नमक सत्याग्रह हो या खिलाफत आंदोलन, सभी में खान अब्दुल गफ्फार खान ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। खिलाफत आंदोलन में तो उन्होंने पेशावर से काबुल तक की पदयात्रा की थी और महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर ही आधारित एक अहिंसक फौज उन्होंने बनाई थी, जिसको खुदाई खिदमतगार का नाम दिया गया था। 1931 में खान अब्दुल गफ्फार खान की निष्ठा और उनकी कार्यकुशलता से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी ने निश्चय किया कि इस बार अध्यक्ष पार्टी का फ्रंटियर गांधी को बनाया जाए। लेकिन जब उनके सामने ये पेशकश हुई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। खान अब्दुल गफ्फार खान का कहना था कि मैं एक साधारण सिपाही और खुदाई खिदमतगार हूँ और मेरा काम सिर्फ सेवा करना है। वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कई वर्षों तक सदस्य रहे। हालांकि 1939 में उन्होंने पार्टी की युद्ध नीति से असहमत होकर इस्तीफा दे दिया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध पे जब कांग्रेस पार्टी ने अपनी नीति को दोबारा से परिभाषित किया, रिवाइज किया, तो उन्होंने पार्टी फिर ज्वाइन कर ली। फ्रंटियर गांधी चाहे एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन उस दौर का भी आरंभ हो गया था जब उनका पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी, उसकी नीतियों और उसके नेतृत्व से मोहभंग होना शुरू हो गया था। बात यह थी कि खान अब्दुल गफ्फार खान जबरदस्त नेशनलिस्ट लीडर थे और भारत के विभाजन के पूरी तरह खिलाफ थे। उनका प्रयास था कि कांग्रेस और खासकर महात्मा गांधी तो इस विभाजन की बात से कभी सहमत न हो। उन्होंने लगातार ये बात बुलंद की कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर कतई नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के वो जबरदस्त खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस से उनको उस तरह का समर्थन नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। और ये सब तब जब कई बार वो सीधे सीधे कट्टरवादियों के निशाने पर आए, उनको एंटी मुस्लिम कहा गया और उन पर हमले तक हुए। 1946 में उन पर एक कातिलाना हमला हुआ, जिसके बाद पेशावर के एक अस्पताल में उनको लंबे समय तक इलाज के लिए भर्ती रहना पड़ा। सर्व की तरह बारोग हो, दूसरों की मदद के लिए यूं झुके जैसे फल से लदी शाख गर्दन झुकाए, जिसका सीना हर एक के लिए अच्छे अच्छे ख्यालों से लबरेज हो, है उसी के मुकद्दर में खुशियां तमाम। उसका दिल नहीं, एक बड़ी सल्तनत है। बादशाह खां का संपूर्ण जीवन अंग्रेजी शासन के जुल्म, ज्यादती, अन्याय, अत्याचारों का मुकाबला करने में बीता। भीषण जेल यातनाएं उन्हें सहनी पड़ी, मगर अहिंसा का ये पुजारी सच्चे सत्याग्रही की तरह उन्हें सहता रहा, उनके आगे झुका नहीं। त्रासदी देखिए कि ताउम्र आजादी का नारा बुलंद करने वाले फ्रंटियर गांधी जब मरे तो वो नजरबंद थे। उनकी अंतिम यात्रा में 2 लाख से ज्यादा लोग श्रद्धांजलि देने इकट्ठे हुए। श्रद्धांजलि देने वालों में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी शामिल थे। गौरतलब है कि आजादी के इस परवाने को दफनाया गया न भारत में, न पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है, देखो शबे गम गुजार के।